दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं बात करने वाला हूं आज शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आज 7वां सेट हम तैयार कर रहे हैं और इसमें बाल विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है 30 क्वेश्चन की उनको हल करने वाले हैं। और ये रहा आज पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और आपको बताना कि इनमें से कौन सा सत्य है। पहला आप देखिए एंड्रोजन स्त्री हार्मोन्स, दूसरा देखिए आप एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन है, तीसरा आप देखिए प्रोजेस्टेरोन लड़कियों में उच्च तारत्व वाली आवाज के लिए उत्तरदायी नहीं है, और चौथा वाला देखिए आप कि चौथा एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों वया संधि में लड़कियों और लड़कों में विद्यमान रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ लिखा है सत्य है, और तथ्य जो है वह है तीसरा कि प्रोजेस्टेरोन लड़कियों में उच्च तारत्व वाली आवाज के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए आप जानते हैं कि महिलाएं या अन्य जाति की मादा प्रजाति की रजोनिवृत्ति मासिक चक्र व गर्भावस्था के लिए उत्तरदायी होता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है इसकी बात करेंगे, और यह दूसरा क्वेश्चन जो है इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन पाठचर्या में सह शैक्षणिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। हमें यहाँ बताना कि उपयुक्त कौन सा है। इसका पहला यह है कि सह शैक्षणिक गतिविधियां जो है वो शिक्षार्थी की विसंगतियों से को समाप्त करती है। दूसरा जो है वह है कि सह शैक्षणिक गतिविधियां रोजमर्रा के शिक्षण से उत्पन्न तनाव को कम करती है। तीसरा है शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास अंततः संबंधित है। चौथा ये है कि हमारा क्वेश्चन सह शैक्षणिक गतिविधियां शिक्षकों के लिए कार्यभार को कम करती है। और आप देखिए सही जवाब यहाँ पे आएगा कि जो शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास अंतः संबंधित है, इसीलिए इनको हम सह शैक्षणिक क्षेत्रों में शामिल करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे तीसरा, और तीसरा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, और आप इनमें से सही एक जवाब देंगे। पहला है बच्चों के लिए कार्य बहुत कठिन होते हैं लेकिन वयस्कों की सहायता से वे उन्हें स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा शिक्षक का हस्तक्षेप सीखने को बाधित करता है। तीसरा विकास वृद्धि का समीपस्थ क्षेत्र है। चौथा सीखना केवल औपचारिक स्थिति में ही होता है। इसका पहला जो जवाब है वो सही है, क्योंकि बच्चों के लिए कार्य बहुत कठिन होते हैं लेकिन जो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी सहायता से उन्हें स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा, क्योंकि समीपस्थ विकास का जो सिद्धांत है जिसे हम जेड पी और इसको हम डी कहते हैं, प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की द्वारा ये लागू किया गया है, जैसा वाइगोत्स्की नाम है। और इनका संदर्भ किसी बच्चे द्वारा वयस्कों की मदद से किए जाने वाले कार्य तथा उनकी मदद के बिना किए गए कार्य के मध्य अंतर से है। और वाइगोत्स्की के अनुसार जो है तो बच्चे वयस्कों द्वारा दिए गए जो उदाहरण है उनके अनुसार करके सीखते हैं तथा कुछ समय पश्चात उसकी मदद के बिना भी उन गतिविधियों को पूरा कर वो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर चौथा हम देखते हैं यहाँ पे शिक्षक अधिकार अधिनियम निर्योग्यता का मतलब आप समझिए, अर्थात वे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनके संबंध में निर्योग्य शब्द का प्रयोग किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। आपको यहाँ पे जवाब देना है और ये रहे उत्तर विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996, निर्योग्यता और समानता अधिनियम 2010, निर्योग्यता विभेद अधिनियम 1995 या निर्योग्यता अधिनियम 2005
और इसका सही जवाब आएगा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996। यहाँ पे इस ओर संकेत करता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, किशोर खालिस्तान से संबंधित अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए समवयस्क दबाव के अनुरूप ढाल लेते हैं। तो इनका 4 उत्तर है, अपनेपन, सुरक्षा, स्वयंसिद्ध और सक्षमता। अब इन 5 में से आप सही जवाब बताएंगे तो यह जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए समवयस्क दबाव के अनुरूप ढाल लेते हैं। कौन? किशोर। वह अपनेपन के कारण ये सब काम करते हैं और समवयस्क के अनुरूप वो ढाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है कि लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत का कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता के अभाव को सूचित करता है? और चतुर्थ स्तर, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर या तृतीय स्तर? और यहाँ पे आपका सही जवाब होगा यह प्रथम स्तर की, क्योंकि हम स्तर 1 अर्थात पूर्व परंपरागत नैतिकता के स्तर पर सामाजिक परंपरा अपनाने या सही गलत जानने में बच्चा असमर्थ होता है। वह काफी हद तक बाहरी परिणाम पर केंद्रित होता है जो कि कुछ कार्य करने पर प्राप्त हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार ज्ञानेंद्रिय संवेदी प्रेरक जिसे हम कहते हैं अवस्था निम्न में से किसके साथ जुड़ी हुई है? ज्ञानेंद्रिय संवेदी प्रेरक यहाँ पे बात की गई है, ये किसके साथ जुड़ी है? और ये है 4 ऑप्शन। पहला अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। दूसरा तार्किक क्रियाओं से समस्याओं का समाधान करने की क्षमता। तीसरा विकल्प की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता। और सामाजिक मुद्दों से संबंधित। तो 7 का बिल्कुल सही जवाब है पहला कि जो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ ये ज्ञानेंद्रिय या संवेदी प्रेरक अवस्था जुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषिक विकार नहीं है? तुतलाना और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बात करना, हकलाना और बड़बड़ाना, तीव्र अस्पष्ट भाषा। और यहाँ पूछा है 8 का सही कि विकार नहीं है, तो इसमें दूसरा नंबर धीमी या तेज गति से बात करना जो है यह विकार नहीं है, बाकी यह सब विकार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? और ये रहे 4 ऑप्शन कि शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, जल्दी की बात जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। तीसरा यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है व सुधार किया जा सकता है। चौथा शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए। और 9 का बिल्कुल सही जवाब है हमारा तीसरा, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है, दर्ज किया जा सकता है और इसका सुधार किया जा सकता है। यही सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? पहला व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा संसाधन पूर्ण बुद्धि और चौथा गणितीय बुद्धि। और 10 का सही जवाब आएगा व्यवहारिक बुद्धि। अब व्यवहारिक बुद्धि जो है स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धिमान व्यवहार में पर्यावरण को अपनाना, पर्यावरण को बदलना, एक बेहतर पर्यावरण का चयन करना शामिल है। और बहुमतता के त्रिस्तरीय सिद्धांत के रूप में विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक है, ये 3 रूप बताए गए हैं। तो व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ वास्तविक जीवन स्थितियों के लिए अर्जित ज्ञान को लागू करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम यहाँ बात करेंगे कि विद्यार्थियों या विद्यालय को गरीबी से पीड़ित बच्चे के साथ निम्न में से कैसा व्यवहार करना चाहिए? पहला बेहतर ध्यान देने हेतु उन्हें अलग करते हुए शैक्षणिक गतिविधि को महत्व देना, व्यवहार के उच्च मानकों
पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उपेक्षा करना, स्कूलों में नियमित रूप से नहीं आने के कारण को सहन नहीं करना, छात्रों को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ताकि वे अपने आत्मसम्मान को दृढ़ कर सके। और क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा चौथा कि छात्रों को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे अपने आत्मसम्मान को दृढ़ कर सके। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली स्थान अवश्य होना चाहिए। छात्रों और बहिष्करण, अन्य शिक्षकों और समावेशन, छात्रों और समावेशन और माता पिता और समावेशन। और आप सही जवाब देंगे इसका, और आपने सही जवाब दिया है दूसरा, अन्य शिक्षकों और समावेशन अवश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे। खाली स्थान को छोड़कर समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। पहला नंबर बताया है कि एक समस्या की पहचान करना, दूसरा छोटे छोटे भागों में समस्या को तोड़ना, तीसरा संभावित रणनीति की खोज करना, चौथा परिणाम की आशा करना। और तीसरे का सही जवाब हो जाएगा दूसरा कि छोटे छोटे भागों में समस्या को तोड़ना। जैसे सामग्री विश्लेषण की एक प्रक्रिया में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। सामग्री विश्लेषण के दौरान सामग्री को एक सुविधा के लिए छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, इसलिए यह समस्या समाधान की प्रक्रिया का एक चरण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। विवेचनात्मक शिक्षण का दृढ़ विश्वास है। क्या दृढ़ विश्वास है? ये 4 ऑप्शन। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा, बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर अधिगम अप्रासंगिक है। तीसरा, शिक्षार्थियों के अनुभव और अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण है। चौथा, शिक्षकों को हमेशा कक्षा अनुदेशन का पालन करना चाहिए। और 14 का सही जवाब है तीसरा कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। और यदि विवेचनात्मक शिक्षण पहली बार पाउलो फ्रीरे द्वारा पेश की गई थी, यह बात आपको याद रखना है। जो विवेचनात्मक शिक्षण है इसे सबसे पहले पाउलो फ्रीरे ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में शामिल है। क्या शामिल है? एक, प्रतिबंधित वातावरण में अधिगम। दूसरा, वे गतिविधियां जो खेल में सम्मिलित नहीं है। तीसरा, बच्चों के लिए गतिविधियों को तैयार करना, जो बच्चे हैं उनके लिए गतिविधि जो होती है उसको तैयार करना और बच्चों को एक कोने में बैठाना। तो यहाँ पे 15 जो है 15 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा कि बच्चों के लिए गतिविधियों को तैयार करना, क्योंकि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में एक प्रतिबंधित वातावरण में अधिगम नहीं हो सकता। वे गतिविधियों को खेल में शामिल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। एक कोने में उनको हम नहीं बैठा सकते, इसलिए सही जवाब बच्चों के लिए गतिविधियों को तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 16 और 16वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। और यहाँ पे हम गलत की बात कर रहे हैं और ये रहे हमारे 4 ऑप्शन। और इन ऑप्शन में से हम देखेंगे सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है कि विकास के प्रत्येक चरण में, जो विकास के चरण होते हैं उन चरणों में हम विकास के प्रत्येक चरण में समस्या होती है। कौन सी समस्या होती है? दूसरा, विकास उत्तेजना से संबंधित नहीं है। तीसरा, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित है। चौथा, विकास के हर चरण की अपनी विशेषताएं होती है। तो हमको सही जवाब देना है 16 का, और 16 का सही जवाब है बिल्कुल सही दूसरा कि विकास उत्तेजना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे कि समान शैक्षणिक अवसर का तात्पर्य है। और इसके 4 ऑप्शन रहे। छात्रों को जाति, रंग, भेद और धर्म को ध्यान दिए बिना समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। छात्रों को समान शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी क्षमता साबित करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। छात्रों को किसी भी भेदभाव के बिना एक ही तरीके और सामग्री का उपयोग करके शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। छात्रों के भविष्य हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 17 का पहला जो जवाब है वो सही है कि छात्रों को जाति, रंग, भेद
क्षेत्र और धर्म को ध्यान दिए बिना समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। समान शैक्षणिक स्तर अवसर का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 18, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का समर्थन किसने किया है? और यहाँ ए रहे 4 ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन ने और एरिक एरिक्सन ने, बी एफ स्किनर ने और जॉन डीवी ने। क्वेश्चन नंबर 18 का सही है चौथा, जॉन डीवी ने। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से विकल्प कौन सा बच्चों के समाजीकरण की प्रगतिशील मॉडल के लिए सही नहीं है? और देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन ए रहे आपके सामने, अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बगैर बच्चे विद्यालय द्वारा बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं। दूसरा, कक्षा में लोकतंत्र के लिए स्थान हो। तीसरा, समाजीकरण में सामाजिक नियमों की ही एक स्वीकार्यता हो। चौथा, समूह के काम करने और सामाजिक कौशल के सीखने में सक्रिय भागीदारी होना। तो 19 का सही जवाब है हमारा पहला कि अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बगैर बच्चे विद्यालय द्वारा बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे कि एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों को गणित में बेहतर समझता है। इससे पता चलता है कि शिक्षक खालिस्तान है। तो हमको यहाँ बताना कि यह शिक्षक क्या है। पहला, नैतिक है। दूसरा, सही दिमाग वाला है। तीसरा, सदाचारी है। चौथा, लिंग पक्षपाती है। और 20वें का जवाब आएगा चौथा कि लिंग पक्षपाती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि शिक्षक लिंग पक्षपाती है। यह बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा लिंग भेद के मुद्दों से मुक्त हो। बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। यहाँ पे देखिए, खालिस्तान को छोड़कर अधिगम अक्षमता निम्न में से सभी कारणों से हो सकती है। कौन से? मस्तिष्क रोग, भावनात्मक, व्यवहार अशांति और सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आएगा किसको छोड़कर हो सकती है? तो सिर्फ सांस्कृतिक जो कारण है इसे छोड़कर बाकी सभी में अक्षमता हो सकती है, जैसे व्यवहार अशांति के कारण, भावनात्मक अशांति के कारण, मस्तिष्क रोग के कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक कारक से अक्षमता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव, परिपक्वता, गतिविधि और भाषा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब आएगा हमारा पहला, सामाजिक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करेंगे, मानव विकास कई क्षेत्रों में, जो मानव विकास होता है वो कई क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे हम बात करेंगे शारीरिक, यहाँ पे संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक। दूसरा, भावात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करेंगे कि प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलापन से संबंधित तत्व है। ये 4 ऑप्शन, प्रतिभा, गुण, अपसारी, चिंतन और त्वरण। और इसमें 24 में सही जवाब होगा हमारा प्रतिभा की हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलापन जैसे तत्व प्रतिभा के साथ जुड़े हैं। प्रतिभाशाली बच्चों में बुद्धि का एक उच्च स्तर होता है। रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता, उच्च उपलब्धि की क्षमता आदि प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ विशेषताएं होती है। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करने वाले हैं, स्कूल आधारित मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए प्रारंभ किया गया था? तो स्कूल आधारित जो मूल्यांकन है इसकी बात चल रही है यहाँ पर, और यह 25वां क्वेश्चन है हमारा। और 25वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्कूल आधारित जो मूल्यांकन होता है, क्योंकि मूल्यांकन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनकी हम बात करेंगे। और ये रहे आपके सामने कि देश में विद्यालय शिक्षा संगठन यानी बोर्ड की सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए, सभी छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षकों को छात्रों की प्रगति की बेहतर व्याख्या के लिए और सभी गतिविधियों का नियंत्रण रिकॉर्ड रखने के लिए, अन्य स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए। और आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन 25 का कि सभी छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए
ये स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। और यहाँ देखेंगे 4 ऑप्शन ये रहे, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, और चौथा कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब हो जाएगा हमारा भावनाओं की आलोचना जो है यह कौशलात्मक भावनात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। उन दोनों के भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है। और यहाँ देखेंगे 4 ऑप्शन, समय अंतराल, भावनाओं की पराकाष्ठा, अनुकूलन का स्तर और विचारों का घनत्व। 27 का सही जवाब आ जाएगा अनुकूलन का स्तर। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वह अनुकूलन के स्तर की है। यदि आप चाहते हैं तो हम इसमें थोड़ा डिटेल देते हैं कि उनके भावनात्मक अनुभव संभवतः अनुकूलन स्तर के साथ भिन्न होते हैं। एक निश्चित स्थिति में देविका का अनुकूलन स्तर राजेश से बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणात्मक सिद्धांत जो है इस योजना का समर्थन करता है। और ये रहे 4 ऑप्शन, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक संज्ञानात्मक और मानवीय। 28 का सही जवाब हो जाएगा हमारा मानवीय, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना बच्चों में शिक्षा के प्रति प्रेरणा का एक मानवीय तरीका है। इस योजना के उद्देश्य कक्षा में भूख लगना, सामाजिकता की भावना को बढ़ाना, कक्षा में उपस्थिति को बढ़ाना, कुपोषण दूर करना और सामाजिक प्रतिबद्धता को सुधारना आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर जो 29 है वह आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है। व्यवहारवादी से है, पारिस्थितिकी से है, रचनावादी से, सामाजिक रचनावादी से। और 29 का बिल्कुल सही जवाब जो है वह पारिस्थितिकी से है, क्योंकि पर्यावरण व जीवों के मध्य संबंध या परस्पर क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, अर्थात इकोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर हम 30 की बात करेंगे। कक्षा में ध्यान देने वाले जो बच्चे हैं उनसे व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। और 4 ऑप्शन ये रहे कि बच्चों को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना, बच्चों को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, तीसरा ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, चौथा बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। और 30 का बिल्कुल सही जवाब है दूसरा कि बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ऐसी जगह हमें उसे उपयुक्त कराना लाभकारी होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक जानकारी पहुंचाएं।